यस, नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। कैसे हो सारे के सारे यार? बड़े शानदार हो गए, बड़े मस्त हो गए। आशा करता हूँ बहुत सारी मेहनत कर रहे होगे, बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होगे। इसी के साथ मैं चंदन शर्मा आप सभी का एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से परिवार नर्सिंग विद्यार्थी को। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज हम लोग एक और नई ऊंचाइयों को छू चुके हैं। आज हम 2K पार कर चुके हैं अपने यूट्यूब पे। आज हमारा जो परिवार है यूट्यूब का वो 2K सब्सक्राइबर्स का हो गया है। 2000 का ये हमारा परिवार। बड़े शिद्दत से, बड़ी मेहनत से हम आगे बढ़े हैं इस परिवार को, इस आंकड़े को पार करने के लिए। और आगे भी हम ऐसे ही नई नई बुलंदियों, नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग रहेगा, आप सभी का ये जोश, जज्बा, जुनून कम नहीं होगा इस आने वाली नई ऊंचाइयों को पार करवाने के लिए और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस परिवार के अंदर, नर्सिंग विद्यार्थी में। तो बच्चों, जो हम ओप्स एंड गायनी सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी 89 रुपीज में मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके हैं ओबीजी का। ऑब्स्टेटिक्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, लगभग नहीं, वैसे हमने कंप्लीट ही कर लिया उसको, है ना। लगभग नहीं बोलूंगा, कंप्लीट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्स्टेटिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारी बारी है कंप्लीट करने की, दैट इज द गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी का पोर्शन रह गया है आपका, जो मैं अब आपको पूरा करवाने जा रहा हूँ। गायनी की वीडियोस ये आप लोगों के लिए अभी तो ओपन रहेगी थोड़े दिनों के लिए। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो वो थोड़ी सी मेरी गलती है। तो उनके लिए मैं उनके बिल्कुल पैसे नहीं लगवाना चाहता। तो अभी थोड़े दिन ओपन रहेगी, सभी देख सकते हैं इन वीडियोस को। बट थोड़े दिनों के बाद इसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे, हमारा सब्सक्रिप्शन मोड पे चली जाएगी ये वीडियोस। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको देख के समाप्त करें, नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को दोबारा से पे ना करना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले अगर अभी आप लोग नए हैं हमारे इस परिवार में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सभी लाइव अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम परिवार का हिस्सा बने, नर्सिंग विद्यार्थी। आप लोग हमारे इस ओप्स एंड गायनी की फुल सीरीज को ज्वाइन करें सिर्फ 89 रुपीज़ में। 89 रुपीज़ में आप कंप्लीट ओबीजी देख सकते हैं, सिर्फ 89 रुपीज़ में। एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा 89 रुपीज़ का, और एक महीने में आप पूरी कंप्लीट ओबीजी कर सकते हैं। लगभग 70 वीडियोस है, पूरी 70 वीडियोस को आप एक महीने में खत्म करें सिर्फ 89 रुपीज़ में। शुरू करते हैं एमनोरिया। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा काम का टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एमनोरिया से शुरुआत करते हैं गायनेकोलॉजी की, गायनी की। देखो, एमनोरिया की बात करें तो एमनोरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी एमनोरिया। दो एमनोरिया, दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर एमनोरिया का मतलब क्या है। यहाँ पे एमनोरिया से क्या समझते हैं हम लोग। देखो, अगर मैं एमनोरिया की बात करता हूँ तो एमनोरिया सिंपल सी बात है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंस होना एमनोरिया कहलाता है। बड़ा सिंपल है, पता है ये सारी बातें आप सभी को। तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी तो वो कंडीशन एमनोरिया कहलाती है। बट ये सर प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। देखो, प्राइमरी एमनोरिया कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एब्सेंट रहती है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट रहती है बाय 15 ईयर ऑफ एज इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो आ गए हैं, बट 15 साल, 15 ईयर ऑफ एज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 15 साल की उम्र से आई ही नहीं है ना, स्टार्ट ही नहीं हुई। 15 साल की उम्र से 15 ईयर की एज से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू ही नहीं हुई। तो एब्सेंस होना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बाय 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल की उम्र से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना। बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, और 15 साल की उम्र से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना, ये प्राइमरी एमनोरिया कहलाता है। प्राइमरी का मतलब समझ रहे हो कि शुरू ही नहीं हुई भाई, आनी शुरू ही नहीं हुई, बचपन से शुरू ही नहीं हुई आनी। जिस टाइम पे आनी चाहिए थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है फीमेल में, शुरू ही नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एमनोरिया। फिर अगर मैं सेकेंडरी एक और डेफिनेशन की बात करता हूँ, सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंट होना या मिनार्क का एब्सेंट होना। मिनार्क किसको बोलते हैं? पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो मिनार्क का एब्सेंट होना 13 साल की उम्र से, है ना। ऊपर वाले डेफिनेशन में हमने 15 साल की उम्र से मिनार्क का एब्सेंट होना बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। सेकंड डेफिनेशन में मिनार्क भी एब्सेंट होगा 13 साल की उम्र से, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट होंगे, दोनों ही चीजें एब्सेंट होती है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एमनोरिया, की फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू ही नहीं हुई। ठीक है सर, अगली बात करते हैं सेकेंडरी एमनोरिया की। देखो, सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब होता है कि फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू तो हो गई थी, बट शुरू होने के बाद बीच में कोई ऐसी दिक्कत हो गई कि वो बंद हो गई है। शुरू हो गई थी बट बीच में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है जो बंद हो गई है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल,
और कितने दिनों के लिए बंद रहनी चाहिए? कम से कम 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होनी चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं 1 महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आई तो आप उसको सेकेंडरी एमनोरिया बोल दोगे, नहीं, गलत डेफिनेशन। लगातार 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं आना, लगातार 3 महीने, लगातार 90 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंट रहना, ये कंडीशन सेकेंडरी एमनोरिया कहलाती है। और सबसे खास बात क्या है इस डेफिनेशन में, कि फीमेल को पहले अच्छे से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही थी, इससे पहले फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही थी, बट अभी 90 दिनों तक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? पिक्चर समझ में आई ये वाली? एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सही करूं। क्या पिक्चर क्लियर है ये वाली? मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? चलो ठीक है सर, पहले फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही थी बट अभी एकदम से 90 दिनों तक, 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट हो गई, तो ये सेकेंडरी एमनोरिया है। फिर सर एक और डेफिनेशन भी होती है इसकी, सेम टू सेम, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 मंथ। अगर लगातार 6 महीने के लिए भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है ना? मान लो कोई फीमेल ऐसी थी जिसको पहले इरेगुलर साइकिल्स आ रही थी। इरेगुलर साइकिल्स का मतलब कभी 2 महीने बाद आ रही है, कभी 3 महीने बाद आ रही है, कभी 1 महीने बाद आ रही है, ऐसे इरेगुलर साइकिल्स आ रही है, कभी 45 दिन में, कभी 60 दिन में, कभी 50 दिन में, ऐसे आ रही है। पहले इरेगुलर साइकिल्स आ रही थी बट अब एकदम से ऐसा हुआ कि 6 महीने से लगातार मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आई ही नहीं, तो ये भी आपकी सेकेंडरी एमनोरिया की डेफिनेशन। तो दो डेफिनेशन आपको प्राइमरी एमनोरिया की बता दी और 2 ही डेफिनेशन आपको सेकेंडरी एमनोरिया की बताई, याद रखना। अब इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या क्या होता है ना? हमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, मोस्ट कॉमन कोज। तो मोस्ट कॉमन कोज हमें पता होना चाहिए। अगर मैं मोस्ट कॉमन कोज की बात करता हूँ बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट कॉमन कारण यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया का होता है गोनेडल डिसजेनेसिस, कि गोनेड्स ढंग से बने ही नहीं, है ना? गोनेड्स का ढंग से ना बनना, गोनेड्स का ढंग से ना बनना क्या कहलाता है बच्चों? याद रखना, प्राइमरी डिसमेनोरिया का कारण होता है गोनेड्स का ढंग से ना बनना। ठीक है? तो अगर गोनेड ढंग से नहीं बनेंगे, गोनेड्स ढंग से नहीं बनेंगे तो प्राइमरी डिसमेनोरिया कहलाता है बच्चों। गोनेडल डिसजेनेसिस कहते हैं इसको। गोनेड्स ही नहीं बने, ओवरीज ही नहीं बनी ढंग से, ओवरीज नहीं बनी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहां से आएगी? समझ रहे हो मेरी बात? अगर ओवरीज ही नहीं बनी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहां से आएगी? नहीं आ सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है गोनेडल डिसजेनेसिस, ओवरीज का ना बनना। ठीक है? अगर ओवरीज नहीं बनेगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी। दूसरा कारण रहता है सेकेंडरी एमनोरिया का कारण जो रहता है, मोस्ट कॉमन कोज रहता है, वो है प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन। दोनों बातें समझना ध्यान से, कि प्राइमरी एमनोरिया क्यों नहीं आया? क्योंकि ओवरीज ही नहीं बनी, गोनेडल डिसजेनेसिस हो गया और ओवरीज नहीं बनी तो कहां से आएगी, है ना? आ ही नहीं सकती, साइकिल्स आएगी नहीं। दूसरा कारण सेकेंडरी एमनोरिया, ज्यादातर फीमेल्स जो सेकेंडरी एमनोरिया की कंप्लेन लेके आती है, फिर उसमें जब जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो प्रेगनेंसी निकलती है उनमें, है ना? तो मैक्सिमम फीमेल्स में प्रेगनेंसी निकलती है, प्रेगनेंसी के कारण सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है ना? तो क्योंकि फीमेल्स, कई बार बहुत सारी फीमेल्स अनअवेयर होती है, उनको लगता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्या, बट हादसा हो जाता है अंदर, है ना? कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पार्टनर ने झूठ बोल दिया हो, हाँ हाँ घबराओ मत, हमने सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं, है ना? और बाद में पता लगा वो तो गद्दारी कर गया ठीक है, वो तो गद्दारी कर गया, धोखा दे गया। तो कोई भी कारण रह सकता है यहाँ पे। प्रेगनेंसी के कारण मोस्ट कॉमन जो कारण रहता है वो प्रेगनेंसी रहती है, ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए। कर लोगे? यहाँ तक कोई शंका, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ तक। चलें आगे। चलो देखो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें सारे बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ पे और 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे, कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस, गोनेड्स का ना बनने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है ना? प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? गोनेडल डिसजेनेसिस, गोनेड्स का ना बनना। अब गोनेड्स ना बनने का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गोनेड्स ना बनने का कारण, गोनेडल डिसजेनेसिस का मोस्ट कॉमन कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इसको। दूसरा है सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है प्राइमरी एमनोरिया का? देखो, पहला मोस्ट कॉमन कोज तो हमने गोनेडल डिसजेनेसिस का पढ़ लिया, क्या है? टर्नर सिंड्रोम। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन कोज प्राइमरी एमनोरिया का क्या है? देखो, इसका पहला मोस्ट कॉमन कोज देखो, प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है गोनेडल डिसजेनेसिस। गोनेडल डिसजेनेसिस का मोस्ट कॉमन कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। और सेकंड मोस्ट कॉमन कारण प्राइमरी एमनोरिया का होता है मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन डक्ट का ना बनना। मुलेरियन डक्ट नहीं बनेगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन नहीं बनेंगे, और वो नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहां से आएगी? ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमनोरिया।
सेकेंडरी एमनोरिया का पैथोलॉजिकल मोस्ट कॉमन कारण कौन सा होता है? तो सेकेंडरी एमनोरिया का पैथोलॉजिकल मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस बोलते हैं इसको। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पढ़ाऊंगा आपको, घबराओ मत, क्या होता है कैसे होता है सब बताएंगे, सारी बातें करेंगे डिटेल के अंदर। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमनोरिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस बोला जाता है इसको। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं कोजेज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया का कोज क्या होता है? प्राइमरी एमनोरिया का कोज क्या होता है बताओ जल्दी से, सोच के देखो। प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या रहेगा? तो मोस्ट कॉमन कारण अगर कोई तुमसे पूछता है प्राइमरी एमनोरिया का, तो वो हाइपोथैलेमस के कारण होता है, हाइपोथैलेमिक फेलियर के कारण होता है। और अगर प्राइमरी एमनोरिया हाइपोथैलेमिक फेलियर के कारण हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कालमान सिंड्रोम बोलते हैं। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं मैंने वास्तव में क्या बताया था। मैंने सबसे पहले दोनों के मोस्ट कॉमन कारण बताया कि प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है गोनेडल डिसजेनेसिस, सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में तो एमनोरिया आ जाता है। फिर अपने ने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस, है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोनेडल डिसजेनेसिस कौन सा, मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, किस कंडीशन में मोस्ट कॉमन आपको गोनेड्स का डिसजेनेसिस देखने को मिलता है, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। फिर अगला सवाल पढ़ा हमने सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। सेकंड मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है प्राइमरी एमनोरिया का? तो वो मुलेरियन एजेनेसिस होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कारण प्राइमरी एमनोरिया क्या होता है? मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमनोरिया। पैथोलॉजिकल सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा? तो वो आंसर जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। फिर हमने पढ़ा कोज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया के कोई और कारण भी हो सकता है प्राइमरी एमनोरिया का? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, हाइपोथैलेमिक फेलियर हो सकता है, और हाइपोथैलेमिक फेलियर के कारण अगर प्राइमरी एमनोरिया होता है तो कंडीशन कहलाती है कालमान सिंड्रोम। समझ आई ये बात? चल फिर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी कैरिंजियोफेरिंजियोमा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, एंजियोमा वाली कंडीशन हो जाती है, ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाती है, तो उस कारण भी बच्चों गोनेडल ओवेरी के कारण गोनेडल डिसजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ओवरीज के कारण गोनेड्स का डिसजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन जो रहती है वो टर्नर सिंड्रोम रहती है, जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम में 45X0 मोस्ट कॉमन वेराइटी है जो हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा मैंने और भी नाम लिख रखे हैं, स्वेर सिंड्रोम लिख रखे हैं, प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस भी लिख रखा है। ठीक है, उसके अलावा यूट्रस की बात करें तो मुलेरियन एजेनेसिस, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज जो लिखा है मैंने एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिप्टोमेनोरिया जिसके अंदर इम्परफोरेट हाइमन, वेजाइनल एजेनेसिस, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, ये कुछ कारण है। ठीक है, एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ दोबारा से इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ाई। देखो ये ऊपर वाले कारण तो मोस्ट कॉमन कोज है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण एमनोरिया देखने को मिलता है। तो और बहुत सारे कौन कौन से कारण है जिसके कारण एमनोरिया देखने को मिलता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो गोनेडल डिसजेनेसिस है, जिसमें हमने पढ़ लिया, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम के अलावा स्वेर सिंड्रोम एंड प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस, ये भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा यूट्रस के अंदर बात करते हैं तो मुलेरियन एजेनेसिस सेकंड मोस्ट कॉमन कंडीशन है। मुलेरियन डक्ट आपको मैंने पढ़ा रखा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिएगा, जाके वीडियोस देखिएगा, उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है मुलेरियन डक्ट, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कोज होती है। फिर एक कंडीशन आती है जिसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहा जाता है बच्चों। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर भी आपको एमनोरिया देखने को मिलेगा। कई बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो चल रही होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बन रही है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड बन रहा है, बाहर आने को तैयार है, बट उसको रास्ता ही नहीं मिलता बाहर आने का, है ना। आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जहां से बाहर आना है ब्लड को वो रास्ता ही बंद है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोमेनोरिया, है ना। क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं इसको। आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर नहीं आता। इसके अंदर आपको इम्परफोरेट हाइमन देखने को मिल सकता है, वेजाइनल एजेनेसिस देखने को मिल सकती है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ कंडीशंस है जो क्रिप्टोमेनोरिया में आपको देखने को मिलती है। समझ गई यहां तक बातें? चलो अगली बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर नहीं आ पाता क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन में, जिसको हम आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन या क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन में जब मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर नहीं आ पाता, इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? रुकावट का मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चों इम्परफोरेट हाइमन। इम्परफोरेट हाइमन इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कारण होता है इम्परफोरेट हाइमन। हाइमन जो होता है परफोरेट नहीं हो पाता, इम्परफोरेट ही रह जाता है, जिसके कारण रास्ता बंद हो जाता है। उसके अलावा ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम भी हो सकता है, वेजाइनल एजेनेसिस भी हो सकता है। समझ में आ गई बात?
चलो अगली बात करते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इंटैक्ट नॉर्मल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारा जो खेल है यहाँ पे वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का है, इसका इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर ये इंटैक्ट नहीं रहेगी, ये ढंग से काम नहीं करेगी तो सब कुछ एबनॉर्मल हो सकता है। तो सबसे जरूरी है इसका नॉर्मल रहना, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का काम करना, नॉर्मल रहना। अगर ये काम करेगी तो आपका एलएचएफएसएच के लेवल सही रहेंगे, ओवरीज का काम सही रहेगा, एस्ट्रोजन के लेवल्स, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, ये सारे के सारे काम इस पे डिपेंड करते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर। तो इसका सही रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस गड़बड़ा जाए तो कौन कौन सी चीजें गड़बड़ा सकती है। एलएचएफएसएच का लेवल बिगड़ सकता है, ओवरीज बिगड़ सकती है, एस्ट्रोजन का लेवल बिगड़ सकता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, ये सारे काम गड़बड़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें सही रखने के लिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का सही रहना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर बच्चों याद रखना, नॉर्मल फीमेल ऑर्गन बट प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो फ्रॉम कमिंग आउट लीडिंग टू कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूटरस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेंस्ट्रुएशन ब्लड बन रहा है बट वो बाहर नहीं आ पा रहा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा क्रिप्टोमेनोरिया, आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में अगर मेंस्ट्रुएशन ब्लड बन रहा है बट वो बाहर नहीं आ पा रहा तो वो अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा, बिल्कुल होगा सर। और अगर वो अंदर इकट्ठा होने लगेगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, तो वो यूट्रस में कलेक्ट होगा, सर्विस में, वेजाइना में कलेक्ट होने लग जाएगा ब्लड। और याद रखना अगर ब्लड यूट्रस में कलेक्ट होता है तो इस कंडीशन को हम हिमेटोमेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोमेट्रा। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन यूट्रस इज कॉल्ड हिमेटोमेट्रा। अगर ब्लड का कलेक्शन सर्विक्स और वेजाइना में होता है तो इस कंडीशन को हिमेटोकोल्पस बोला जाता है। हिमेटोकोल्पस, ये आप लोगों से पूछी गई डेफिनेशन है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में आती है, प्लीज इसको याद रखना। यूट्रस में ब्लड का कलेक्ट होना हिमेटोमेट्रा कहलाता है, सर्विक्स और वेजाइना में ब्लड का कलेक्ट होना हिमेटोकोल्पस कहलाता है। और अगर मेंसुरेशन कई बार इंक्रीज चांसेस हो जाते हैं, कई बार रेट्रोग्रेड मेंसुरेशन हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में रेट्रोग्रेड मेंसुरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो जवाब जाता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर रेट्रोग्रेड मेंसुरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज चांस ऑफ रेट्रोग्रेड मेंसुरेशन। ये किस में देखने को मिलता है? एंडोमेट्रियोसिस में। ये मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा आपको एंडोमेट्रियोसिस का, वहां पे आपको वापस से एक बार बताऊंगा। चलो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इस कंडीशन में? क्लिनिकल फीचर्स में एब्डोमिनल पेन होता है, फीमेल को हर महीने होता है, बिना किसी विदाउट मेंसुरेशन साइकिल के पेशेंट को पेन होगा। यूरिन का रिटेंशन होने लग जाएगा, है ना। कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं? स्पेशली उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब ब्लड अंदर इकट्ठा हो रहा है, जब क्रिप्टोमेनोरिया है, आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा, उस कंडीशन में कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिलती है? तो हर महीने साइक्लिक पेन होता है बिना किसी मेंसुरेशन साइकिल के। मेंसुरेशन साइकिल भी नहीं आएगी और दर्द भी होगा, आएगी कहां से? रास्ता ही बंद है ना। यूरिनरी रिटेंशन होने लग जाता है। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस पाल्पेबल हो जाती है। क्यों पाल्पेबल हो गई? क्योंकि यूट्रस में ब्लड इकट्ठा हो गया। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस एनलार्ज हो जाती है ना। बट पर वेजाइनल एग्जामिनेशन वर्जिन फीमेल में, पता आप लोगों को, कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, नहीं करते हम लोग। और पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करोगे तो उसके अंदर भी आपको एनलार्ज यूट्रस देखने को मिलती है। यूट्रस एनलार्ज क्यों? ब्लड इकट्ठा हो रहा है, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। समझ आई? चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब अपने प्राइमरी एमनोरिया पूरा कर चुके हैं, अब हम सेकेंडरी एमनोरिया की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है सेकेंडरी एमनोरिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं सेकेंडरी एमनोरिया की बात करता हूं तो सेकेंडरी एमनोरिया के अंदर से दिक्कत कहां कहां आ सकती है? ध्यान से सुनते जाएं। सर दिक्कत आ सकती है टाइप ऑफ हाइपोगोनेडिज्म। टाइप ऑफ हाइपोगोनेडिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करेंगे। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब होता है कि गोनेड्स का ना बनना या कम बनना, कम बनना या फिर ना बनना, ये कंडीशन होती है, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं इसको। अब देखो अगर गोनेड्स कम बनेंगे या बनेंगे ही नहीं तो एलएचएफएसएच पे असर पड़ेगा, एस्ट्रोजन पे असर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सब। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि सर यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी है आपने, एक तो हाइपर गोनेडोट्रोफिक कंडीशन है और एक हाइपोगोनेडोट्रोफिक है। एक हाइपर गोनेडोट्रोफिक कंडीशन है और एक हाइपोगोनेडोट्रोफिक कंडीशन है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो पता होनी चाहिए।
देखो, जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी उनको ये बात समझ में आ जाएगी, जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो एक बार एना फिजियो की क्लास जरूर देखना अगर ये बात समझनी है। देखो, अगर हाइपर गोनेडोट्रोफिक हो जाता है ना, अगर गोनेड्स ज्यादा काम करने लग जाए, ध्यान से सुनना, अगर गोनेड्स का काम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा काम करने लग जाएंगे, तो हाइपर गोनेडोट्रोफिक क्या करेंगे, एलएच और एफएसएच के लेवल को बढ़ा देंगे। बिल्कुल सर, बढ़ जाएगा। हाइपर गोनेडोट्रोफिक अगर हो गया, हाइपर गोनेड्स ज्यादा काम कर रहे हैं, तो एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बट ये बढ़ा हुआ एलएच और एफएसएच का लेवल किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, एस्ट्रोजन को नेगेटिव फीडबैक देगा। याद करो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लासेस मैंने पढ़ाया था। तो एलएच एफएसएच का लेवल तो बढ़ जाएगा, बट एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे लड्डू और पेड़ों कम हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, यहाँ पे प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ पे होता है, मेन दिक्कत कहाँ पे होती है, मेन दिक्कत होगी सर ओवरी के अंदर। मेन दिक्कत किस में हो रही है, ओवरी के अंदर दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ओवरी के कारण सारी की सारी समस्या हो रही है। ओवरी तो गोनेड्स होती है ना, गोनेड्स ओवरी को बोलते हैं फीमेल के अंदर, और यही ज्यादा काम करने लग गई। समझ आ रही है बात। तो अगर ये काम कर रही है, एलएचएफएसएच का लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एलएचएफएसएच नेगेटिव फीडबैक देंगे, एस्ट्रोजन को लो लेवल हो जाएगा, और प्राइमरी डिफेक्ट यहाँ पे ओवरी होगा। वही अगर मैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक की बात करता हूं, तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक का मतलब है गोनेड्स को बनने ही नहीं दिया गया, गोनेड्स पूरे बने ही नहीं ढंग से। तो गोनेड्स अगर पूरे नहीं बने तो जाहिर सी बात है ओवरी तो यहाँ पे प्राइमरी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि गोनेड्स तो बने ही नहीं, तो गोनेड्स का कारण ही नहीं हो सकता, गोनेड्स तो यहाँ पे मेन कारण हो ही नहीं सकता। अब गोनेड्स अगर नहीं बने हैं तो मेन कारण होगा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, क्योंकि यही मेन काम है, यही करते हैं मेन काम, यही गोनेड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर ये दोनों नहीं बना पा रहे गोनेड्स को, तो जाहिर सी बात है मेन डिफेक्ट कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर मेन डिफेक्ट है। और अगर हाइपोगोनेडोट्रोफिक है और हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में मेन दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है एलएचएफएसएच भी कम मिलेगा, एस्ट्रोजन भी कम मिलेगा। मेन दिक्कत जड़ में ही दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें कम मिलेंगी। याद आई ये बात। चलो, अगर ये बात याद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी एमनोरिया के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो हाइपर गोनेडोट्रोफिक सेकेंडरी एमनोरिया, एक हाइपोगोनेडोट्रोफिक सेकेंडरी एमनोरिया। अगर हाइपर गोनेडोट्रोफिक सेकेंडरी एमनोरिया होगा तो एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एस्ट्रोजन कम मिलेगा। अगर हाइपोगोनेडोट्रोफिक सेकेंडरी एमनोरिया होता तो दोनों के कारण ही दोनों ही लो मिलेंगे हमें। तो अब हम पता लगा सकते हैं ये लेवल चेक करके हार्मोन्स के कि दिक्कत कहाँ है। अगर एलएचएफएसएच बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हमें समझ में आएगा, एस्ट्रोजन कम मिल रहा है तो हमें समझ आएगा दिक्कत ओवरी में है। तो हम चेक कर सकते हैं इनके लेवल्स को चेक करके हम प्राइमरी दिक्कत पता लगा सकते हैं कि दिक्कत है कहाँ। और अगर दोनों के लेवल कम मिल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ओवरी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के अंदर है। समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं बच्चों, तो हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने तुम्हें बताई थी एक बात कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पल्सेटाइल मैनर में रिलीज करता है, और पल्सेटाइल मैनर में रिलीज करना जरूरी है। अगर पल्सेटाइल मैनर में रिलीज करेगा तभी आगे का काम सही होगा, वरना उल्टा काम हो जाएगा। अगर वो उसने कंटिन्यू रिलीज कर दिया तो उल्टा काम हो जाता है। ये मैंने पढ़ा रखा है ना, फिजियो की वीडियोस देखिएगा जाके। तो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीआरएच को पल्सेटाइल मैनर में रिलीज करेगा, और ये जीआरएच जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके किसको रिलीज कराएगा, एलएच को और एफएसएच को रिलीज कराएगा। ये एलएच और एफएसएच ओवरीज पे जाके काम करेगी, और ओवरीज पे जाके काम करेंगे तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएंगे। ये साइकिल चलनी चाहिए, है ना, ये साइकिल चलनी चाहिए। साइकिल बढ़िया है, चलती है, अच्छे से काम कर रहा है हाइपोथैलेमस, बढ़िया। ये साइकिल नॉर्मल साइकिल है, काम करनी चाहिए। बट ध्यान से देखना कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाएंगे, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम करने लग गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाएंगे, तो हम सभी ने पढ़ा है कि एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच के ऊपर और जीएनआरएच के ऊपर। एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है, किस किस को नेगेटिव फीडबैक देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देगा, और जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा कि हम प्रॉपर अमाउंट में बन चुके हैं, हमें और ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, कृपया करके कार्रवाई बंद कर दीजिए, है ना। तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण पूरी साइकिल वापस से बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनने बंद हो जाते हैं। मान लो अगर डिफेक्ट ओवरी के अंदर है, मान लो, देखो कंडीशन बता रहा हूं अब तुम्हें जो ऊपर मैंने पढ़ाई थी। मान लो कि डिफेक्ट ओवरी के अंदर है, अगर ओवरी के अंदर दिक्कत है तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन लेवल नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल नहीं बन पाएगा। ओवरी तो एस्ट्रोजन बनाती है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी से ही तो बन रहे हैं, फॉलिकल्स ही तो बना रहे हैं। पढ़ाया हुआ है ना तुम्हें पूरा, फॉलिकल्स ही तो एस्ट्रोजन को बनाते हैं।
अब एस्ट्रोजन अगर ओवरी में डिफेक्ट है तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा यहाँ पे। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो क्या एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दे पाएगा एफएसएच को? नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक गायब हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से गायब हो जाता है। और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक गायब हो जाएगा वैसे ही कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी सर? एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्या कंडीशन बन गई ये? हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। कि हाइपर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन तो बढ़ गए हैं और ओवरी का काम जो है, गोनेड्स का काम है वो कम हो गया। तो ओवरी का काम तो कम हुआ, ओवरी में डिफेक्ट है तो हाइपोगोनेडिज्म बोला, और हार्मोन के बढ़ने को हाइपर गोनेडोट्रोफिक बोला गया। तो याद रखना गोनेडोट्रोफिक हार्मोन तो बढ़ेंगे, गोनेडिज्म हाइपो हो जाएगा। तो हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म इसको बोला जाता है। देखो ऊपर क्या पढ़ाया मैंने कि सर अगर प्राइमरी डिफेक्ट ओवरी के अंदर है, अगर ओवरी के अंदर दिक्कत है, ओवरी में समस्या है, तो जाहिर सी बात है ओवरी के कारण एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा, है ना। पहले मैंने जो भी बोला था उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, दोबारा से देखना एक बार। प्राइमरी डिफेक्ट अगर ओवरी में तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देने वाला कोई भी नहीं बचेगा। एफएसएच के पास नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगी और फोलिकल स्टिमुलेटिंग के पास नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगी, तो एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा और इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? हाइपर गोनेडोट्रोफिक कहा जाएगा। समझ आई बात? चलो, तो पहली कंडीशन क्लियर है आप लोगों को कि प्राइमरी डिफेक्ट अगर ओवरी है, प्राइमरी डिफेक्ट ओवरी है तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ओवरी के कारण एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा एफएसएच के पास, एफएसएच के पास नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हम हाइपर गोनेडोट्रोफिक बोलते हैं। और क्योंकि ओवरी में डिफेक्ट है इसलिए क्या बोलेंगे? हाइपोगोनेडिज्म बोलेंगे। तो पहली कंडीशन सेकेंडरी एमनोरिया की हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होती है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन लो और एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ। चलो अगली कंडीशन देखते हैं बच्चों। मान लो जो दिक्कत है वो हाइपोथैलेमस के अंदर है या पिट्यूटरी के अंदर है। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में दिक्कत होगी तो अब आपको किसका लेवल कम मिलेगा? जीएनआरएच का लेवल कम मिलेगा। अगर जीएनआरएच का लेवल कम है तो एफएसएच का लेवल भी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर एफएसएच का लेवल कम हुआ तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा। तो अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में दिक्कत है तो जीएनआरएच भी कम, एफएसएच का लेवल भी कम, एस्ट्रोजन का लेवल भी कम, तीनों के लेवल कम हो जाएंगे और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों ध्यान से समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ऊपर भी ओवरी में डिफेक्ट था, नीचे भी ओवरी में डिफेक्ट है। दोनों कंडीशंस में ओवरी में डिफेक्ट है। गोनेडिज्म, गोनेड्स दोनों ही कंडीशन में हाइपो है, हाइपोगोनेडिज्म दोनों कंडीशन में है, बट एक कंडीशन में तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बढ़ रहा है, एक कंडीशन में गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कम हो रहा है। तो किस कंडीशन में गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बढ़ेगा? जिस कंडीशन में प्राइमरी डिफेक्ट ओवरी है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सही है, बट जिस कंडीशन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी प्राइमरी डिफेक्ट है उस कंडीशन के अंदर आपको हार्मोन्स भी कम देखने को मिलेंगे सारे के सारे। तो ये हम डिफरेंशिएट करने के लिए पढ़ते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दिक्कत ओवरी में है या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के अंदर है। तो ये दोनों चीजें पता लगाने के लिए हमें ये चीजें चेक करनी पड़ती है, हार्मोन्स का लेवल चेक करना पड़ता है। आशा करता हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ठीक है। बट एक बात याद रखना, एस्ट्रोजन को मेनली कौन बनाएगा? ओवरी बनाएगी, ठीक है, ओवरी बनाएगी। मेन काम एस्ट्रोजन को बनाने का ओवरी का, बट यहाँ पे ओवरी में डिफेक्ट है तो एस्ट्रोजन बनेगा ही, ठीक है। एलएच एफएसएच काम करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की कि बन जाए एस्ट्रोजन, बन जाए, एफएसएच कोशिश करेगा, फीडबैक देगा, बट ओवरी में डिफेक्ट है तो फीडबैक काम ही नहीं करेगा। समझ आई बात? जब डिफेक्ट ही ओवरी में, जिस मशीन को काम करना हो मशीन ही खराब है, तो आप कितनी भी बिजली देते रहो, कितनी भी एनर्जी देते रहो, वो मशीन काम ही नहीं करेगी, तो हार्मोन बनेगा ही। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अगली छोटी सी बात है, मोस्ट कॉमन कोज सेकेंडरी एमनोरिया का प्रेगनेंसी होती है। सेकेंडरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कारण प्रेगनेंसी होती है, ये बात याद रखना, कई बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लैक्टेशन में भी आपको सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिलता है, क्योंकि लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन जो होता है उसका भी एक जरूरी काम होता है, प्रोलैक्टिन भी नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, याद रखना सारे के सारे। प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, और अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देगा जीएनआरएच को तो सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएनआरएच कम तो एलएच एफएसएच कम हो जाएगा, एलएच एफएसएच कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिलेगा।
उसके अलावा कुछ और कंडीशन है जहाँ पे सेकेंडरी एमनोरिया होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एडर्नल हाइपरप्लेजिया एंड थायराइड डिसऑर्डर। ये 3 और कारण है बच्चों जो याद रखना आप, ये 3 कारण अपने पढ़ेंगे, थायराइड्स, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सब पढ़ेंगे। इन कंडीशन में भी सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिलता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सीख लेते हैं, शिहान सिंड्रोम। व्हाट इज शिहान सिंड्रोम? सर ये तो जैपनीज नाम लग रहा है। हाँ, शिनचैन देखा है, नाटक देखा आपने, शिनचैन देखा होगा। शिहान सिंड्रोम होता है बच्चों। शिहान सिंड्रोम में होता क्या है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस हो जाता है। देखो होता क्या है, डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज बढ़ता है। जब अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज बढ़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो सारे बच्चे याद रखना, अगर साइज बढ़ेगा एंटीरियर पिट्यूटरी का, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज बढ़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सब। साइज बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, दोनों काम बढ़ेंगे, सिर्फ साइज नहीं बढ़ सकता, साइज बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ानी ही पड़ेगी। तो शिहान सिंड्रोम में एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज बढ़ता है और ब्लड सप्लाई बढ़ती है, बहुत अच्छे से सबको पता है। बट जब डिलीवरी होती है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है कई बार डिलीवरी के दौरान। और जब ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड देना भूल जाती है, क्योंकि उसको किसको बचाना है, ब्रेन को बचाना है, मेजर ऑर्गन्स को बचाना है। तो हमारे शरीर एंटीरियर पिट्यूटरी को भूल जाता है, उसके लिए एंटीरियर पिट्यूटरी कोई बड़ी चीज नहीं है ना। जबकि साइज बढ़ा हुआ था, एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड मिलना चाहिए, बट एकदम से ब्लड की सप्लाई रोक दी, ब्लड आपने बंद कर दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को मिलना ही बंद हो गया अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड। तो सोच के देखो जरा, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी में नेक्रोसिस नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रॉपर ब्लड ना मिलने के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो जाता है। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी काम करना बंद कर देगी, और इस कंडीशन को शिहान सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिहान सिंड्रोम। तो ज्यादा पीपीएच के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज सीवियर हो जाता है, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, एकदम से हाइपोटेंशन होता है, सीवियर हाइपोटेंशन। तो बॉडी मेजर ऑर्गन्स को बचाना शुरू कर देती है, छोटे मोटे ऑर्गन्स को भूल जाती है, जिसके अंदर से एक एंटीरियर पिट्यूटरी भी है। और क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलनी चाहिए, बट ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसको एकदम से बंद हो जाता है ब्लड मिलना, तो उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, और नेक्रोसिस होने के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी अपना काम करना बंद कर देती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड शिहान सिंड्रोम। कौन कौन से हार्मोन्स शिहान सिंड्रोम में अफेक्टेड होते हैं? जाहिर सी बात है, अगर पिट्यूटरी ने काम करना बंद किया, एलएच एफएसएच कम हो जाएंगे। सबसे पहले हार्मोन जो कम होते हैं शिहान सिंड्रोम में, डेट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाएगा, एसीटीएच भी कम हो जाएगा, प्रोलैक्टिन भी कम हो जाएगा, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी कम हो जाएगा। सबसे पहला हार्मोन जो कम होता है वो एलएच और एफएसएच होता है, और सबसे आखिरी में जो हार्मोन का लेवल कम होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। कर लोगे? अरे कर लोगे क्या, लड्डू पेड़ो कर लोगे? अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये कर लेना। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट, एमनोरिया खत्म हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी बड़ा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कई बार। प्लीज इन टॉपिक्स को याद रखें, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंडरी एमनोरिया, जिसमें मैंने आपको हाइपर गोनेडोट्रोपिक और हाइपो गोनेडोट्रोपिक चीजें समझाई है। ये बात प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो मैंने समझाई है। एक बार इनको अगर नहीं समझ आती दोबारा वीडियो देखना, 3 बार वीडियो देखना, तभी समझ में आएगी। थोड़ी सी मुश्किल बात है, थोड़ा सा अगर जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरी वीडियोस अच्छे से देखी है उनको ये आसानी से समझ आ जाएगी, जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो, तो इस टॉपिक के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम वेजिनाइटिस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजिनाइटिस के बाद हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पढ़ेंगे, फिर एंडोमेट्रियल कैंसर पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैंसर पढ़ेंगे, और इसके बाद थोड़े बहुत टॉपिक और है गायनोकोलॉजी के, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहे वेजिनाइटिस के लिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, शुभकामनाएं बहुत सारी आपको, जल्दी कामयाब बने, सफल बने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें दबा के, और इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाते रहे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।